दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है कि आपकी एचएससी की जो तैयारी होगी वो बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी और निरंतर ही आप जो अपनी मेहनत है वो ऐसे ही अग्रसर होंगे अपनी मेहनत के अनुसार। दोस्तों एचएससी का कोई सा भी एग्जाम हो तो उस एग्जाम के अंदर जो 20 से 25 नंबर के जो क्वेश्चन या एक तरीके से जिस सब्जेक्ट की सबसे अहम भूमिका रहती है वो हमारा हरियाणा जीके है, कि जहां से लगभग आपके 15 से 20 या फिर 20 से 22 जो क्वेश्चन है वो हरियाणा जीके सब्जेक्ट से जरूर पूछे जाते हैं। और उसी सब्जेक्ट में से आज हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का जिक्र करेंगे कि जो हमारा हरियाणा राज्य है वो किस तरीके से बना, वो 1 नवंबर 1966 को किस तरीके से पंजाब से अलग बनाया गया, क्या क्या परिवर्तन समय के अनुसार हुए, क्या परिवर्तन 1800 में हुए, क्या परिवर्तन 1833 के अनुसार हुए, क्या परिवर्तन हरियाणा में जब भारत आजाद हुआ 1947 के अंदर तब क्या परिवर्तन हुए। और इसमें भी सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आप जो जानोगे कि भाई हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ था वो हम डेट पढ़ते हैं 1 नवंबर 1966 कि ऐसी क्या जरूरत है कि भाई वो 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा राज्य अलग किया गया पंजाब से। वो कोई और डेट क्यों नहीं चुनी गई, वो 1 नवंबर को ही जो डेट थी वो 1 नवंबर ही क्यों चुनी गई। तो आज इन सारी चीजों के बारे में हम जिक्र करेंगे और जिस जिस समय में हरियाणा राज्य क्षेत्र के लिए जो जो बदलाव हुए, चाहे वो 1800 में बदलाव हुआ हो, चाहे वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बदलाव हुआ, तो प्रत्येक हिस्से को, प्रत्येक समय को हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और अगर मेरे अनुसार कि हरियाणा राज्य का अगर पुनर्गठन पढ़ना हो तो हरियाणा राज्य का पुनर्गठन बेसिकली 3 कालक्रम में विभाजित किया जाता है। और 3 कालक्रम में जो समय अंतराल जो आते हैं कि जो आपका पहला कालक्रम आता है वो होता है 1800 से लेकर के 1858 तक। जो दूसरा कालक्रम है वो है 1858 से 1947। और जो तीसरा कालक्रम है वो है आपका 1947 से लेकर के 1966 तक का। और इसी कालक्रम में ही हम जो अलग अलग राज्य थे कि जैसे पंजाब राज्य और एक और रियासतों से 8 रियासतों से मिलकर बनाया गया जो राज्य क्षेत्र था पेप्सू, उसकी परिघटनाओं के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो जो हम हरियाणा राज्य का पुनर्गठन बढ़ेंगे तो उसके लिए मैं जो 3 कालक्रम होंगे कि बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से कि भाई 1800 से 1858 तक क्या गतिविधियां हुई हरियाणा राज्य क्षेत्र के अंदर, 1858 से लेकर के भारत की आजादी तक क्या गतिविधियां हुई हरियाणा राज्य क्षेत्र को लेकर, और फिर 1947 तक जब हरियाणा राज्य एक अलग राज्य बनता है पंजाब क्षेत्र से अलग करके 1 नवंबर 1966 को, कि भाई उस समय क्या गतिविधियां हुई। और उसमें भी एक सबसे अहम चीज का जिक्र करेंगे कि भाई ये डेट जो थी हरियाणा राज्य के पुनर्गठन की वो 1 नवंबर ही क्यों चुनी गई, कई चीजों का हम जिक्र करेंगे। तो आइए आज शुरुआत करते हैं पहले कालक्रम से कि भाई 1800 से लेकर के 1858 तक किस तरीके की जो गतिविधियां थी वो हरियाणा राज्य क्षेत्र को लेकर उस समय इस कालक्रम में हुई। इस मैप के अंदर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो ये क्षेत्र है इस तरीके का क्षेत्र है कि जो हमें क्या दिखा रहा है, हमें मराठा साम्राज्य दिखा रहा है। अब हम शुरुआत करते हैं कि भाई जब 1800 ईस्वी में जो हरियाणा राज्य का दक्षिण क्षेत्र था, जो हरियाणा राज्य का दक्षिण क्षेत्र था कुछ इस तरीके से, वो मराठाओं के अधीन था।
उस समय मराठा राज करते थे जो दक्षिण हरियाणा के राज्य क्षेत्र के ऊपर। और ब्रिटेन या फिर ब्रिटिश का मराठाओं से युद्ध होता है और 1803 के अंदर ब्रिटेन और मराठा के एक शासक थे जिनका नाम था दौलत राव शिंदे। 1803 के अंदर ब्रिटिश और दौलत राव शिंदे के बीच में एक संधि होती है और इस संधि का नाम था सुरजी अंजन की संधि। इस संधि का नाम था सुरजी अंजन की संधि। और इस संधि के तहत क्या कर दिया गया कि मराठाओं के अधीन जो दक्षिण हरियाणा था वो इस संधि के तहत ब्रिटिश सरकार के अधीन आ जाता है। यानी कि जो पहली परिघटना शुरुआत होती है कि अगर हम आधुनिक हरियाणा के गठन की शुरुआत समझते हैं या उसकी शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है सुरजी अंजन की संधि से। और सुरजी अंजन की संधि किसके बीच में हुई? एक तो ब्रिटिश के बीच में और दूसरे जो मराठाओं के पक्ष में जो शासक थे दौलत राव सिंधिया, इन दोनों के बीच में संधि होती है 1803 को। और इस संधि के तहत क्या होता है कि जो दक्षिण हरियाणा का अक्षेत्र था जो मराठाओं के पक्ष में था या मराठाओं के अधीन था वो अब ब्रिटिश के अधीन आ जाता है। लेकिन ध्यान रखें वो सिर्फ दक्षिण हरियाणा का हिस्सा था। अभी कुछ एक हरियाणा का हिस्सा या फिर यूं कहें उत्तर हरियाणा का जो हिस्सा था वो ब्रिटेन के अधीन नहीं था, वो ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं था। जो बाकी का उत्तरी हरियाणा था वो उस समय पंजाब के अंदर एक महाराजा थे और उन महाराजा का नाम था महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह और ये जो उत्तर हरियाणा था वो महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आता था, इनके अधिकार क्षेत्र में आता था। ब्रिटिश सरकार के अंदर एक अधिकारी थे और उस अधिकारी का नाम था चार्ल्स मैटकोफ। चार्ल्स मैटकोफ क्या करते हैं? चार्ल्स मैटकोफ रणजीत सिंह के दरबार में आते हैं और उनको कई उपहार और कई गिफ्ट जो है उनको प्रदान करते हैं। और वो इनसे आग्रह करते हैं कि भाई हमारे पास उत्तरी हरियाणा तो हमारे पास दक्षिण हरियाणा हमारे पास आ गया है, जो आपके पास उत्तरी हरियाणा है वो भी हमारे पक्ष में या फिर हमारे अधीन कर दो। और इस चीज के लिए क्या होता है, रणजीत सिंह और ब्रिटिश सरकार के बीच में एक संधि होती है और उस संधि का नाम था अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि होती है ब्रिटिश सरकार के बीच में और रणजीत सिंह के बीच में, और यह संधि होती है 25 अप्रैल 1809 को। अमृतसर की संधि के तहत जो हरियाणा, बाकी का हरियाणा कहें या फिर जो उत्तरी हरियाणा कहें, वो भी किसके अधीन आ जाता है? आपका ब्रिटिश सरकार के अधीन आ जाता है। यानी कि जो दक्षिण हरियाणा था वो ब्रिटेन के अधीन कब आता है? 1803 की सुरजी अंजन की संधि के तहत। और अगर हम उत्तरी हरियाणा की बात करें वो ब्रिटिश के सरकार के अधीन कब आता है? 25 अप्रैल 1809 के तहत। अब उत्तर हरियाणा भी ब्रिटिश सरकार के कब्जे में है और दक्षिण हरियाणा भी ब्रिटिश सरकार के कब्जे में है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हरियाणा पूर्ण रूप से किस समय ब्रिटिश सरकार के अधीन आता है? तो 1809 के अंदर कंप्लीट यानी कि पूर्ण रूप से अमृतसर संधि के तहत उत्तरी हरियाणा भी और दक्षिण हरियाणा भी अब वो किसके अधीन आ जाता है भाई? वो ब्रिटिश सरकार के अधीन आ जाता है। और ये कब हुआ? ये 1809 ईस्वी के अंदर हुआ। अब चीजें यूं ही बरकरार चलती हैं कि भाई 1809 के बाद जो हरियाणा पूर्ण रूप से ब्रिटेन के अधीन आ जाता है, ब्रिटिश सरकार के अधीन आ जाता है। और उस समय जो भी अक्षेत्र ब्रिटिश सरकार के अधीन आता था, जो भी अक्षेत्र ब्रिटिश सरकार के अधीन आता था तो उसको क्या कहा जाता था? उसको प्रेसिडेंसी कहा जाता था।
उसको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और उसी समय एक प्रेसिडेंसी जिसके ऊपर कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार का अधिकार था, उस प्रेसिडेंसी का नाम था बंगाल प्रेसिडेंसी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से एक दो बार यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उस समय ब्रिटिश सरकार के अधीन थी बंगाल प्रेसिडेंसी। और इस प्रेसिडेंसी के अंदर क्या ऐसा हुआ कि भाई हरियाणा का जो एक संबंध है वो बंगाल से किस तरीके से माना जाता है कि 1833 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक चार्टर अधिनियम पारित होता है। 1833, जैसे आप पॉलिटिकल राजनीतिक राज व्यवस्था के अंदर आप कई जो अधिनियम पढ़ते हो, 1773 का अधिनियम, 1784 का अधिनियम, 1791, 1813 का अधिनियम, और उसके बाद एक अधिनियम आता है 1833 का अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उस बंगाल प्रेसिडेंसी के दो हिस्से कर दिए गए, दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें से एक हिस्सा था बंगाल का, और इसी बंगाल में बिहार और उड़ीसा उस समय शामिल थे। और जो दूसरा हिस्सा बना बंगाल प्रेसिडेंसी का, वो बना उत्तर पश्चिमी प्रांत। यानी कि 1833 के अधिनियम के तहत जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसको दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा को मिला करके बंगाल बनाया गया, और जो उत्तर प्रदेश वगैरह वाले हिस्से थे उनको मिला करके उत्तरी पश्चिम प्रांत बनाया गया। और इस समय हरियाणा क्षेत्र के साथ क्या बदलाव किया कि ब्रिटिश सरकार ने एक तो हरियाणा का क्षेत्र, एक हरियाणा का क्षेत्र, एक मेरठ क्षेत्र और एक आगरा क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों को क्या कर दिया गया, उत्तरी पश्चिमी प्रांत में शामिल कर दिया गया। यानी कि जो 1833 चार्टर अधिनियम में जो अहम बदलाव हुआ हरियाणा के लिए, हरियाणा राज्य के लिए जो बदलाव हुआ कि भाई हरियाणा, मेरठ और आगरा, इन तीनों को मिला करके इसको कौन से उसमें प्रांत में शामिल कर दिया गया, भाई उत्तरी पश्चिमी प्रांत के अंदर इसको शामिल कर दिया गया। यानी कि जो आपका 1833 के बाद हरियाणा किस प्रांत का हिस्सा बन जाता है, उत्तरी पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बन जाता है। कि ब्रिटिश सरकार के, अगर ये पूछा जाए कि ब्रिटिश सरकार के अधीन जब हरियाणा आता है तो उसके लिए दो चीजें जिम्मेदार रहती है कि एक तो 1803 की सुरजीयंजन की संधि जो मराठाओं के साथ हुई, और एक 1809 की संधि जो अमृतसर की संधि थी, जो ब्रिटिश सरकार और रणजीत सिंह के बीच में जो संधि हुई थी। 1809 में पूरे हरियाणा पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो जाता है। 1833 चार्टर अधिनियम आता है, और इस अधिनियम के तहत बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से एक हिस्सा बंगाल और दूसरा हिस्सा उत्तर पश्चिमी प्रांत था। और हरियाणा, मेरठ और आगरा के क्षेत्र को मिला करके इनको किस में शामिल कर दिया जाता है, भाई उत्तरी में पश्चिमी प्रांत में शामिल कर दिया जाता है। जो आगे जाकर के इसका एक और नाम आता है जिसको यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहा गया था संयुक्त प्रांत। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही समझें, ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, अभी सिर्फ इतना ही समझें कि 1833 के अधिनियम के तहत हरियाणा को जिस प्रांत का हिस्सा बनाया गया वो कौन सा प्रांत था, वो उत्तरी पश्चिमी प्रांत था। अब 1833 के बाद जो परिघटना होती है कि भारत के अंदर 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को भारत के अंदर पहले स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत हो जाती है। और हर जगह भारत के लगभग हर एक क्षेत्र में के लोग, क्रांतिकारी जो वीर थे, वो इस क्रांति के अंदर अपना हिस्सा लेते हैं। और इस क्रांति का जो, अगर हम गढ़ कहें या फिर मुख्य क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्र कहें, 1857 की क्रांति में से जो मुख्य क्षेत्र थे, उन मुख्य क्षेत्रों में से दो मुख्य क्षेत्र रहे कि एक तो हरियाणा का अंबाला क्षेत्र और दूसरा उत्तर पश्चिमी प्रांत का मेरठ क्षेत्र। इन दोनों मुख्य रूप से, इन दोनों क्षेत्र में की जो 1857 की क्रांति में इन दोनों क्षेत्रों की मुख्य भूमिका रही। और 1857 की जो क्रांति की शुरुआत थी वो भाई
मेरठ से और अंबाला से भी 10 मई 1857 से हो चुकी थी शुरुआत। और इस समय मुख्य घटना क्या थी कि 1857 की जितने भी क्रांतिवीर थे, ये सारे क्रांतिवीर दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचकर वहां पर अपने एक मुख्य नेता का चयन करते हैं। और मुख्य नेता के रूप में उस समय मुगलों के एक बादशाह थे जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। कि कई क्रांतिवीर जहां पर अंबाला मेरठ से जो शुरुआत होने के बाद कई क्रांतिवीर दिल्ली जगह पर पहुंचते हैं और दिल्ली के अंदर अपने एक मुख्य नेता का चुनाव करते हैं। और मुगलों के जो अंतिम शासक के रूप में जिसे कहा जाता है बहादुर शाह जफर, उनको मुख्य रूप से उनको मुख्य नेता के रूप में चुना जाता है। लेकिन एक घटना क्या हुई कि जब उनको मुख्य नेता चुना गया, जिसका संबंध किससे था भाई? मुगलों से था, मुगल शासक था। इस घटना से जब बहादुर शाह जफर को नेता बना दिया जाता है तो इस घटना का जो सबसे ज्यादा रोष होता है वो पंजाब अक्षेत्र में होता है। और वो पंजाब अक्षेत्र में क्यों होता है? क्योंकि मुगलों का और जो सिखों का वो एक तरीके से पुराने समय से 36 का आंकड़ा रहा था कि अगर हम गोविंद सिंह के जो दो पुत्र थे, एक जोरावर सिंह और फतेह सिंह, कैसे उनको औरंगजेब के द्वारा दीवार में चुनवा दिया गया था, कैसे सिखों के ऊपर मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने के लिए कैसे उनके ऊपर अत्याचार हुए थे। तो जब एक मुगल शासक को मुख्य नेता के रूप में चुना जाता है तो इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव था वो पंजाब के ऊपर पड़ता है। और पंजाब के अंदर जो सिख समुदाय के लोग थे, अगर आप ध्यान से 1857 की क्रांति को बड़े डीप से पढ़ते हो तो पंजाब के अंदर इस क्रांति का सबसे कम जो दृष्टिकोण रहा था वो पंजाब का रहा था। पंजाब के बहुत कम हिस्सों ने 1857 की क्रांति के अंदर हिस्सा लिया था। और इसी चीज का फायदा उठाया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार की पंजाब अक्षेत्र पर, जो पंजाब एक ऐसा अक्षेत्र था जिसके ऊपर ब्रिटिश सरकार की सबसे ज्यादा पकड़ थी, वहां की कई रियासतों को किसी न किसी संधि के रूप में अपने अधीन कर लिया था। और कई शासक पंजाब के ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी 1857 की क्रांति के अंदर। और इसी चीज का फायदा उठाया जाता है कि जब स्वतंत्रता संग्राम को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है, या फिर यूं कहें कि भाई स्वतंत्रता संग्राम को पूर्ण रूप से दबा लिया जाता है, तो उस समय हरियाणा राज्य क्षेत्र के लिए एक बदलाव होता है। और वो बदलाव किस तरीके से होता है कि ब्रिटिश ये समझ जाते हैं कि भाई हाँ, 1857 की क्रांति के लिए जो मुख्य रूप से जो अक्षेत्र था वो अंबाड़ा था। और उस समय आपको पता भी था कि भाई जो अंबाड़ा छावनी की उस समय शुरुआत भी हो चुकी थी। अब जो एक और सबसे अहम बदलाव किया ब्रिटिश सरकार ने कि जब 1857 की क्रांति को पूर्ण रूप से दबा लिया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया कि भाई ब्रिटिश ये समझ गए कि भाई इन क्षेत्रों का अगर हम इनको अलग छोड़ेंगे तो ये आगे जाके थोड़ा सा और हमारे लिए परेशानी बन सकते हैं। तो इस मामले में क्या देखा कि भाई हमारे पास ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां पर हमारा दबाव जो है, ब्रिटिश सरकार का जो दबाव है वो ज्यादा हो। और ऐसे मामलों में उनको हरियाणा के नजदीक एक क्षेत्र नजर में आता है और वो क्षेत्र था पंजाब। और पंजाब क्यों नजर में आया? क्योंकि पंजाब की कई रियासतों ने, पंजाब के कई राजाओं ने जो 1857 की क्रांति थी उसमें सहयोग किया था। और दूसरा कारण मैंने बताया कि पंजाब के लोगों ने जो 1857 की क्रांति में कम हिस्सा लिया था, उसका जो कारण बताया था, एक मुख्य कारण हो सकता है कि भाई उस समय जो मुख्य नेता के रूप में किसे बनाया गया था, वो बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। अब ब्रिटिश को यह समझ में आता है कि भाई अब क्या करें कि अब हम इस हिस्से को 1858 के अंदर ये बदलाव किया गया कि जो हरियाणा अक्षेत्र था, हरियाणा अक्षेत्र वो पंजाब अक्षेत्र में क्या कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। यानी कि अब दूसरा मोड़ आता है कि किस तरीके से कि जो हरियाणा था वो पंजाब में कब शामिल किया था, पंजाब अक्षेत्र में किस समय शामिल किया गया था। तो उसके लिए जो मेन घटना रही थी वो 1857 की क्रांति रही थी। 1857 की क्रांति के बाद
1858 का अधिनियम आता है और इस अधिनियम के तहत जो हरियाणा राज्य था उसको किस क्षेत्र में शामिल कर दिया जाता है भाई, उसको पंजाब क्षेत्र में शामिल कर दिया जाता है। अब जो मैंने ये बताया कि भाई हम कालक्रम जो पढ़ेंगे कि हरियाणा का जो पुनर्गठन होगा उसको हम 3 कालक्रम में पढ़ेंगे। जो मैंने पहले कालक्रम का जिक्र किया कि पहला कालक्रम मैंने कहां से कहां तक बताया कि भाई 1800 से लेकर के 1858 तक। अब इसके लिए मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा कि हमने इस कालक्रम में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर हमने कंसीडर की है, शामिल की है। जिसमें जो सबसे पहले हमने चीज शामिल की कि भाई 1803 की हमने एक मराठाओं के बीच में और ब्रिटिश सरकार के बीच में एक संधि को पढ़ा और उस संधि का नाम था सुरजी अंजन की संधि। और इस संधि के तहत क्या हुआ था, जो दक्षिण हरियाणा था वो किसका हिस्सा बन जाता है, वो अंग्रेजों का हिस्सा बन जाता है या फिर यूं कहें वो ब्रिटिश सरकार के अधीन आ जाता है। जो दूसरा हमने जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि भाई 1809 के अंदर एक संधि होती है महाराजा रणजीत सिंह के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों के बीच में संधि होती है और उस संधि का नाम था अमृतसर की संधि। और इस संधि के तहत क्या हुआ था कि जो उत्तर हरियाणा था वो किसके अधीन आ जाता है, वो अंग्रेजों के अधीन या फिर वो ब्रिटिश के अधीन आ जाता है। और उसके बाद जो हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि भाई 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया, जिसमें से एक को बनाया गया बंगाल और दूसरे को बनाया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। और इस 1833 अधिनियम में जो मुख्य चीज थी हरियाणा क्षेत्र के लिए कि एक तो हरियाणा, एक मराठा मेरठ और एक आगरा, इन और कुछ एक अन्य क्षेत्र थे यूपी के, इन सारे क्षेत्रों को किसमें शामिल कर दिया गया, उत्तरी पश्चिमी प्रांत के अंदर शामिल कर दिया। अब इसके बाद जो हमने चीज पढ़ी कि भाई 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है और इसमें अंबाला, मेरठ, जो इस तरह यूपी के कुछ एक क्षेत्र थे वो इसके अंदर शामिल होते हैं या फिर ये कहें कि इस क्रांति के अंदर उनकी भूमिका अहम रहती है। और ब्रिटिश सरकार ये समझ जाती है कि अगर इनको ऐसे ही रखा तो ये हमारे लिए आगे परेशानी कर सकते हैं, हमें इस क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र में मिलाना चाहिए जहां पर हमारी हुकूमत जो है वो ज्यादा हो। तो उन्होंने जो अपना क्षेत्र चुना वो पंजाब क्षेत्र चुना। कि पंजाब क्षेत्र जो मैंने बताया कि भाई पंजाब क्षेत्र मुख्य रूप से इसके अंदर कई रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति के अंदर। और दूसरा मैंने कारण बताया कि बहादुर शाह जफर को जो मुगल बादशाह थे जिनको मुख्य नेता बनाया जाता है, जिसके कारण जो पंजाब के सिख लोग थे वो इस चीज से खफा हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी 1857 की क्रांति के अंदर हिस्सेदारी है वो कम रहती है। तो 1858 में क्या किया गया, 1858 के अंदर बदलाव किया गया कि हरियाणा राज्य, जो हरियाणा राज्य क्षेत्र था उसको पूर्ण रूप से कौन से राज्य क्षेत्र में मिला दिया जाता है भाई, पंजाब राज्य क्षेत्र में मिला दिया जाता है। अगर इसको हम 1858 के मैप में देखेंगे, ये कुछ इस तरीके से 1858 का मैप था उस समय। अगर हम इसके अंदर एक चीज देखते हैं कि भाई जो हमारा हरियाणा है वो कुछ यहां पर है, जो हमारा हरियाणा क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके से इस क्षेत्र के अंदर आता है। और जो पंजाब क्षेत्र है उस समय पाकिस्तान में भी एक पंजाब होता था जिसको संयुक्त पंजाब क्षेत्र कहा जाता था। तो 1858 के अंदर क्या बदलाव हुआ कि जैसे मैंने जिक्र किया कि भाई हरियाणा और पंजाब को एक पंजाब क्षेत्र में शामिल कर दिया जाता है। और जो दूसरा संयुक्त प्रांत से हटा करके जो इसका नाम बदला जाता है वो यूनाइटेड प्रोविंस किया जाता है, जो संयुक्त प्रांत बनता है जो बाद में उत्तर प्रदेश बना। तो ये अभी तक की घटना थी कि 1858 तक किस तरीके के बदलाव हुए हरियाणा राज्य क्षेत्र को लेकर के। अब उसके बाद जिस चीज का हम जिक्र करेंगे कि जो दूसरा कालक्रम है, जैसे मैंने जिक्र किया था कि जो दूसरा कालक्रम है आपका, दूसरा कालक्रम है हरियाणा राज्य क्षेत्र के लिए, वो कालक्रम शुरू होता है आपका 1858 से लेकर के 1947 तक। उन्नीस तक। अब
इस कालक्रम में जो मुख्य घटना थी वो एक तरीके से विवाद का रूप रही, और विवाद का भी दो तरीके से विवाद रहा कि जब हरियाणा पंजाब के अंदर शामिल हो जाता है तो उन वहां के लोगों में दो तरीके का विवाद रहा। एक विवाद रहा उनका भाषा को लेकर और दूसरा विवाद रहा उनका संस्कृति को लेकर कि भाई हम समझते हैं कि भाई पंजाब की भाषा, जहां पर मुख्य रूप से पंजाबी भाषा बोली जाती है, और अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहां मुख्य रूप से हिंदी का नाम दें या फिर हरियाणवी जो भाषा है वो हरियाणा क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। या फिर हम संस्कृति की बात करें कि भाई पंजाब की एक अलग तरीके की संस्कृति है और हरियाणा की एक अलग तरीके की संस्कृति है। तो इन दोनों चीजों का, कि अगर इन दोनों चीजों को एक दूसरे के रूप में कंपैटिबल जो था, कि इनका तुलना या फिर इनका एक दूसरे से कंफर्ट होना, ये थोड़ा सा एक विवाद का रूप बन गया, क्योंकि ना तो उनकी भाषा एक थी और उनकी संस्कृति में भी फर्क आ रहा था। तो धीरे धीरे करके, मतलब वो एक शुरुआत थी विवाद की, और धीरे धीरे करके ये विवाद बढ़ता गया। और मुख्य रूप से जब ये विवाद सामने आया तो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस विवाद के रूप में पहली बार किसी कांग्रेस में अधिवेशन में इस विवाद को उठाने का काम किया। और ये कांग्रेस अधिवेशन 1907 का जो सूरत अधिवेशन था कांग्रेस का, उसके अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय, जिनकी कर्म भूमि हिसार को कहा जाता है। वो इस अधिवेशन के अंदर आवाज उठाते हैं कि भाई हरियाणा और पंजाब क्षेत्र में मुख्य रूप से दो चीजों को लेकर विवाद चल रहा है, और इन विवाद में कि भाई एक विवाद भाषा को लेकर है और एक विवाद उनकी संस्कृति को लेकर है। तो जो पहला काम किया था लाला लाजपत राय ने, इस तरीके के लिए आवाज उठाई थी कि भाई एक तरीके से पहली मांग भी अगर हम उसको कहें तो ज्यादा नहीं होगा, कि पहली रूप से कि भाई हरियाणा राज्य क्षेत्र के अंदर इस तरीके का विवाद चल रहा है। उन्होंने सिर्फ इस बारे में अंदेशा दिलवाया था कांग्रेस अधिवेशन में, जो कांग्रेस पार्टी को, कि भाई पंजाब क्षेत्र में भाषा और इस संस्कृति को लेकर विवाद चल रहा है। और उसके बाद जो एक महिला थी लाला लाजपत राय के बाद, इस क्षेत्र के लिए या फिर इस क्षेत्र के लिए जो मांग उठाई थी, जो आवाज उठाई थी, वो आवाज उठाई थी अरुणा आसिफ अली ने। और ये अरुणा आसिफ अली, इनका जो संबंध है वो कालका से इनका संबंध है, जिनका वास्तविक नाम अरुणा गांगुली था। इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। जो एक एडवोकेट थी अरुणा गांगुली इनका नाम था, और ये क्या करती हैं, इनकी भाई एक अंतरजातीय विवाह होता है इनका, और इनके पति का नाम था आसिफ अली। और जब इनका विवाह हो जाता है तो इनका पूर्ण नाम बनता है अरुणा आसिफ अली, जिनको क्या किया जाता है 1997 के अंदर इनको मरणोपरांत इनको जो भारत रत्न है वो भी दिया जाता है। और एक और खास बात थी कि भाई इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए ग्रैंड ओल्ड लेडी को भी इनको अरुणा आसिफ अली को कहा जाता था। यानी कि जो पहली आवाज उठाने का काम किया वो 1907 के अंदर लाला लाजपत राय ने किया, और उसके बाद जो मुख्य रूप से आवाज उठाई गई थी वो अरुणा आसिफ अली के द्वारा आवाज उठाई गई, और इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता था, और जिनको मरणोपरांत 1997 में क्या किया जाता है, इनको भारत रत्न भी दिया जाता है। यानी कि एक तरीके से ये कहें कि भाई हरियाणा या पंजाब को क्षेत्र के लिए कि भाई वहां पर जो कुछ अलग थलग चल रही थी, उन चीजों के बारे में कांग्रेस को एक तरीके से तलब करवाया कि भाई ऐसे ऐसे चीजें हैं पंजाब क्षेत्र के अंदर हो रही है। अब उस मामले में एक और लीग थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। और उस समय जब 1907 के अंदर आप एक परिघटना पढ़ते हो कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस में, उसके अंदर जो कांग्रेस को दो दलों में विभाजित किया जाता है कि नरम दल बन जाता है, एक गरम दल बन जाता है। अब आगे मुस्लिम लीग के अंदर भी एक घटना हुई हरियाणा राज्य क्षेत्र को लेकर, और ये घटना हुई थी 1926 में। और इस घटना का अगर मैं मुख्य कारण बताऊं कि अगर या फिर इसका मुख्य कारण समझे कि भाई इस घटना की
हरियाणा राज्य क्षेत्र का मुस्लिम लीग के द्वारा इस मांग को उठाना या हरियाणा राज्य क्षेत्र के बारे में बात करना, इसका जो मुख्य कारण था कि जो उस समय संयुक्त पंजाब था, उस समय जो संयुक्त पंजाब था, उस पंजाब के अंदर लगभग 58% मुस्लिम सोसाइटी के लोग रहते थे, 58%। और मैं इस संयुक्त पंजाब के अंदर शामिल कर रहा हूं मैं हरियाणा राज्य को भी, मैं हरियाणा राज्य को अलग नहीं ले रहा, मैं संयुक्त पंजाब की बात कर रहा हूं। संयुक्त पंजाब के अंदर 58% जो लोग थे वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे। और इसके अंदर क्या खास बात हुई कि भाई जो हरियाणा अक्षेत्र के अंदर, हरियाणा अक्षेत्र के अंदर जो मुस्लिम नेता थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पंजाब के कुछ नेताओं के साथ मिल करके, पंजाब के कुछ नेताओं के साथ मिल करके उन्होंने एक पार्टी का गठन कर दिया और उस पार्टी का नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। अब ये बड़ी अतरंगी चीज है कि भाई संयुक्त पंजाब जिसके अंदर 58% जनता मुस्लिम है, और उस मुस्लिम जनता में जो हरियाणा अक्षेत्र के अंदर जो मुख्य रूप से मुस्लिम नेता थे, उन्होंने क्या किया, पंजाब के कुछ एक नेताओं के साथ मिलकर के कौन सी पार्टी बना ली भाई, उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी बना ली। और इस यूनियनिस्ट पार्टी का पता लगता है मुस्लिम लीग को। अब उनको यह लगने लगा कि भाई हरियाणा के भी मुस्लिम नेता और पंजाब से भी कई नेता वो अलग पार्टी बना रहे हैं, तो उनका जो वर्चस्व है वो मुस्लिम लीग से हट रहा है, या फिर यूं कहें कि भाई पंजाब अक्षेत्र से जो मुस्लिम लीग का दबाव था वो एक तरीके से दूर हो रहा था। तो इस मामले में क्या किया गया, मुस्लिम लीग के अंदर एक समिति थी और उस समिति का नाम था स्वागत समिति। और इस समिति के अध्यक्ष थे जिनका नाम था पीरजादा मोहम्मद हुसैन। जो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। और अगर इनका हरियाणा से संबंध समझे तो इनका जो हरियाणा से संबंध था वो महम अक्षेत्र से था, और जो अभी का महम अक्षेत्र है वो आपका कौन से जिले के अंदर आता है, वो आता है आपका रोहतक जिले से। यानी कि जो पीरजादा मोहम्मद हुसैन थे, जो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, जिनका संबंध महम से था, उन्होंने एक तरीके से 1926 के अंदर मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है दिल्ली के अंदर, जिसे दिल्ली अधिवेशन कहा जाता है। और इस दिल्ली अधिवेशन के अंदर पीरजादा मोहम्मद हुसैन एक आवाज उठाते हैं कि भाई हरियाणा के कई मुस्लिम नेता जो है वो एक अलग पार्टी बना रहे हैं, यूनियनिस्ट पार्टी, जिससे मुस्लिम लीग का हरियाणा के अंदर वर्चस्व जो है वो कम हो रहा है। अब इस मुस्लिम लीग के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए या तो ये होना चाहिए कि भाई हरियाणा या पंजाब को एक अलग अलग क्षेत्र के रूप में देखा जाना चाहिए। तो क्या किया गया, 1926 का जो दिल्ली अधिवेशन था मुस्लिम लीग का, उसके अंदर जो आवाज उठाई गई वो पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा उठाई गई, जिसने क्या कहा कि भाई जो हरियाणा और पंजाब, वैसे उन्होंने एक चीज कही थी कि भाई जो विवाद है, मुख्य विवाद है वो भाषा और संस्कृति का, लेकिन मुख्य विवाद तो यूनियनिस्ट पार्टी था। अब पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने कहा कि भाई हरियाणा और पंजाब के भाषा और संस्कृति को लेकर विवाद है, तो हमें आवाज उठानी चाहिए कि भाई इन क्षेत्रों को अलग अलग करना चाहिए। तो एक तरीके से जो लाला लाजपत राय या आसिफ अली के बाद जो हरियाणा क्षेत्र को अलग करने के लिए जो आवाज उठाई थी वो किसके द्वारा उठाई गई थी, वो पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा आवाज उठाई गई। अब दो तीन घटनाएं जो हरियाणा राज्य क्षेत्र को लेकर होती हैं, जिसमें से एक तो था दिल्ली दरबार 1911 कि भाई जिसके अंदर दिल्ली को एक अलग जो राजधानी, जो 1911 का जो दिल्ली दरबार सजता है, जिसके अंदर जॉर्ज पंचम आते हैं, उसके अंदर ये कहते हैं कि भाई दिल्ली को एक तरीके से अलग राजधानी के रूप में देखा जाएगा, कि कलकत्ता राजधानी नहीं होगी, वो दिल्ली राजधानी होगी। खैर ये थोड़ा सा अलग पार्ट है। अब उसके बाद हम जिक्र करते हैं कि भाई जो 1926 के बाद जो मुख्य घटना हुई 1926 के बाद, 1926 के बाद 7 सितंबर 1931 को लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन होता है। और इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर
उस समय के जो पंजाब गवर्नर थे जिनका नाम था जोफ्री कॉर्बेट, पंजाब गवर्नर जिनका नाम था जोफ्री कॉर्बेट, और एक और कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, सिर्फ एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसके अंदर महात्मा गांधी ने जो हिस्सा लिया था वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। और इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो महात्मा गांधी है वो भी हिस्सा लेते हैं। यानी कि अगर मैं पंजाब अक्षेत्र की बात करूं तो जो पंजाब गवर्नर थे जिनका नाम था जोफ्री कॉर्बेट, और महात्मा गांधी भी क्या करते हैं भाई, इसके अंदर इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर हिस्सा लेते हैं। और इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो पंजाब के गवर्नर थे जोफ्री कॉर्बेट, वो आवाज उठाते हैं कि भाई हरियाणा पंजाब के अंदर कुछ ऐसा मसला चल रहा है कि लोगों में भाषा को लेकर विवाद चल रहा है या फिर उनका जो रहन सहन है वो अलग अलग है। तो वो वहां पर इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर आवाज उठाते हैं कि भाई हरियाणा और पंजाब क्षेत्र को अलग अलग क्षेत्र के रूप में देखना चाहिए या फिर उनको अलग अलग कर देना चाहिए। और ये आवाज उठाई गई थी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर 1931 में। और इसी के अंदर जो एक अलग से थोड़ी सी घटना पढ़े कि भाई इसी गोलमेज सम्मेलन के अंदर गांधी जी की मुलाकात होती है फ्रैंक मोरिस से, जो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर भी कहते हैं। खैर ये थोड़ा सा हरियाणा राज्य से अलग है, लेकिन यहाँ पर लिखा है तो मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। तो इस मामले में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या जो हरियाणा राज्य के लिए जुड़ी हुई चीजें क्या कि पंजाब गवर्नर जिनका नाम जोफ्री कॉर्बेट जो आवाज उठाते हैं कि भाई हरियाणा पंजाब को एक अलग अलग क्षेत्र के रूप में देखना चाहिए, और महात्मा गांधी भी इस चीज से सहमत होते हैं कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है कि ऐसा जरूरी हो। और इस अधिवेशन के बाद दो चीजें और हुई या दो घटनाएं और हुई या दो समय अंतराल हुए, जिसमें से एक समय था 1932 का और दूसरा समय था 1946 का। 1932 और 1946 की अगर हम घटना देखें तो 1932 के अंदर एक व्यक्ति थे या फिर ये कहें कि एक नेता थे जिनका नाम था देशबंधु गुप्त। जिनका नाम था देशबंधु गुप्त, और हरियाणा से अगर इनका जिक्र समझें तो इनका जो संबंध था भाई हरियाणा के अंदर पानीपत से था। अब ये इस तरह की चीजें तो जो है भाई वो हरियाणा का ही आदमी समझता है, या फिर जो अक्षेत्र जिस अक्षेत्र का वो आदमी मतलब उस क्षेत्र में रहता हो वो ही इन चीजों को समझ सकता है। तो देशबंधु गुप्त जो उस समय पानीपत क्षेत्र से संबंध रखते थे उन्होंने भी इस आवाज को उठाया। और एक और व्यक्ति थे 1946 के अंदर, एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जिन नेताओं ने आवाज उठाई थी उन नेताओं में पहले नेता एक नेता थे देशबंधु गुप्त और दूसरे नेता थे पट्टाभी सीतारमैया। एक ने 1932 के अंदर आवाज उठाई और एक ने 1946 के अंदर आवाज उठाई कि भाई हरियाणा राज्य क्षेत्र है वो पंजाब से अलग होना चाहिए, पंजाब राज्य क्षेत्र से अलग करना चाहिए। लेकिन जो मुख्य घटना थी उसके अंदर कि भाई उस समय देश के अंदर एक तो क्या चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, और दूसरी बात करें कि भाई 1946 के अंदर भारत मुख्य रूप से अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। अब एक तो हम भाई पूरे भारत को आजाद करने के लिए लड़ रहे हैं, और एक हमारी लड़ाई हम इस चीज के लड़ रहे हैं कि भाई हरियाणा और पंजाब को अलग अलग करना चाहिए। तो क्या कर दिया गया, इन दो मुख्य कारणों से, जिनमें से एक सविनय अवज्ञा आंदोलन और एक भारत की आजादी की लड़ाई, इन दो मुख्य दो कारणों के कारण जो देशबंधु गुप्त ने आवाज उठाई और जो पट्टाभी सीतारमैया ने आवाज उठाई, इन आवाज को या फिर इन मांगों को उतनी तवज्जो नहीं दी गई कि भाई हम तो आजादी के लिए लड़ रहे हैं और आप हरियाणा और पंजाब के अलग अलग होने की बात कर रहे हैं। तो उस समय क्या किया गया कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद एक तो 1932 और एक 1946 में मांग उठाई गई, लेकिन
उस समय की परिघटनाओं की बात करें या फिर उस समय जो आंदोलन की बात करें या फिर आज़ादी की बात करें, तो क्या किया जाता है, इनकी मांगों को इतने तवज्जो नहीं दी जाती, इनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। और 1946 के बाद तो ये तो आपको पता ही है कि भाई 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। भारत क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। और इस 1947 तक जो हरियाणा राज्य जिस राज्य क्षेत्र में रहता है वो पंजाब क्षेत्र में ही रहता है। यानी कि भारत की आजादी के समय जो हरियाणा राज्य क्षेत्र था वो किसका हिस्सा था भाई, वो पंजाब क्षेत्र का ही हिस्सा था। तो ये मैंने दूसरे कालक्रम की जिक्र किया। अब मैं इसका थोड़ा सा जो ब्रीफ है वो मैं चीजें आपको बताऊंगा कि भाई जैसे हमने शुरुआत की, भाई दूसरा कालक्रम जो होगा वो 1858 से लेकर के कहां तक होगा, वो 1947 तक होगा। कि भाई इन कालक्रम में जो इस समय अंतराल के अंदर जो जो मुख्य घटना हुई उन चीजों का हम जिक्र करेंगे, जिसमें से मुख्य घटना कि भाई 1858 के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई जो 1858 का अधिनियम आता है उसके अंदर, उस अधिनियम के तहत हरियाणा को पंजाब क्षेत्र के अंदर शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद जो मुख्य घटना हुई कि भाई 1907 के अंदर लाला लाजपत राय के द्वारा आवाज उठाई जाती है। और लाला लाजपत राय के बाद जो उसके बाद वो आवाज उठाई थी, वो आवाज उठाई गई थी अरुणा आसिफ अली के द्वारा। और जिसके बाद मैंने उसके जो नेक्स्ट घटना का जिक्र किया था कि 1926 के अंदर मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है, दिल्ली अधिवेशन। और इस दिल्ली अधिवेशन के अंदर क्या हुआ था कि स्वागत समिति के अध्यक्ष थे जिनका नाम था पीरजादा मोहम्मद हुसैन। और अगर पीरजादा मोहम्मद हुसैन का अगर हमें संबंध समझना हो तो इनका जो संबंध था वो किस क्षेत्र से था भाई, वो महम क्षेत्र से था। और इन्होंने क्या किया था कि भाई जो मुस्लिम लीग का वर्चस्व था, जो उनका जो प्रभाव था वो कम पड़ रहा था। और प्रभाव मैंने जो बताया था आपको कि क्यों पड़ रहा था, क्योंकि हरियाणा के कई मुस्लिम नेता थे, उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया था, जिसके अंदर मुस्लिम लीग को ये लगने लगा कि भाई जो हरियाणा के अंदर मुस्लिम लीग का प्रभाव है वो कम हो रहा। अब उसके बाद जो घटना हुई वो 1931 की घटना। और 1931 की घटना कौन सी कि जिसके अंदर जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर पंजाब के जो गवर्नर थे जिनका नाम था जोफ्री कॉर्बेट, वो इस सम्मेलन के अंदर हिस्सा लेते हैं। और इस सम्मेलन के अंदर ये कहते हैं कि भाई हरियाणा और पंजाब के अंदर अलग अलग तरीके से जो वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, उनकी भाषा अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनकी संस्कृति अलग है। या फिर ये कहें कि इस विवाद को गोलमेज सम्मेलन के अंदर लेकर गए थे, ठीक है। और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसके अंदर जो कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर लिया था, ठीक है। अब उसके बाद 1931 के बाद जो घटनाएं हुई थी कि मैंने एक जिक्र किया था 1932 का। इस 1932 में जिस नेता ने आवाज उठाई थी उस नेता का नाम था देशबंधु गुप्त, जिनका जो संबंध था वो हरियाणा में किस क्षेत्र से था भाई, पानीपत क्षेत्र से। और दूसरा कि जो 1946 के अंदर इस चीज की मांग उठाई गई थी हरियाणा पंजाब के विवाद को लेकर, वो आवाज उठाई गई थी पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा आवाज उठाएगी। लेकिन कुछ कई कारण थे और इन कारणों में से दो मुख्य कारण थे, जिनमें से एक तो कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन और दूसरा कारण था भारत की आजादी को लेकर कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था। तो ये जो मुख्य कारण थे, इन मुख्य कारणों के कारण कि भाई जो इन लोगों की मांग थी वो उस मांग को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है तो 1947 के अंदर जो हरियाणा हिस्सा रहा था वो किसका हिस्सा रहा था भाई, पंजाब क्षेत्र का हिस्सा रहा था। यानी कि ये परिघटनाएं हैं जो 1858 से लेकर के 1947 के कालक्रम में जो मुख्य घटनाएं हुई वो कुछ इस तरीके से थी। अब जो तीसरा कालक्रम है, या फिर इनको अगर हम एक मैप में भी देखें, अगर मैप के तरीके से समझें कि
उस समय जब भारत को आजादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को। कि हमने 2 कालक्रम पढ़ लिए। अब तीसरे कालक्रम के अंदर जो मैंने समय बताया आपको कि भाई एक समय था, जो तीसरा कालक्रम का समय है वो 1947 से लेकर के 1966 तक का समय है। और इस कालक्रम के अंदर ढेर सारी इंफॉर्मेशन, जो अगर हरियाणा के पुनर्गठन में से मुझे तीनों कालक्रम में से अगर एक कालक्रम मुझे सबसे इंपॉर्टेंट उठाना हो तो वो कालक्रम है 1947 का कालक्रम। और इस कालक्रम के अंदर कई महत्वपूर्ण और कई रोचक घटनाएं हैं। और उन रोचक घटनाओं में से कुछ एक रोचक घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं कि कैसे भीमसेन सच्चर को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और कैसे भीमसेन सच्चर जब 1 अक्टूबर 1949 को हिंदी और पंजाबी अक्षेत्र बनाते हैं, यानी कि सच्चर फॉर्मूला लेकर आते हैं, तो कैसे उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है। बड़ी रोचक घटना है। और इसी के अंदर एक और रोचक घटना बन जाती है इसके बिल्कुल अंत में कि भाई जो हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, कि भाई ऐसा क्या कारण था कि हरियाणा और पंजाब के लिए अलग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 1 नवंबर की घटना, 1 नवंबर का दिन चुना गया। कई रोचक घटनाएं होंगी। और इसी के अंदर, इसी कालक्रम के अंदर हम 2 चीजों का और जिक्र करेंगे, जिसमें से एक तो होगा अकेले पंजाब का, और दूसरी चीज का हम जिक्र करेंगे पेप्सू का, जो 8 रियासतों से मिला करके पेप्सू राज्य क्षेत्र को बनाया गया। और इसमें भी बड़े इंटरेस्टिंग चीज रहेगी कि भाई 8 रियासतों में कि भाई जींद रियासत थी, नाभा रियासत थी, पटियाला रियासत थी, कलसिया रियासत थी, कपूरथला रियासत थी। 8 रियासतें थी जिनको मिला करके ये पेप्सू जो राज्य क्षेत्र था बनाया गया था। और जो इसका गठन किया गया था वो 15 जुलाई 1948 को इसका गठन किया गया था। और इनको भी हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, कि पेप्सू को हम अलग तरीके से पढ़ेंगे और पंजाब को हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। और उसके बाद अंतिम जो रूप पर पहुंचेंगे हम कि भाई फजल अली आयोग क्या था, जेवीपी समिति क्या थी, एसके धर समिति क्या थी, उन सारी चीजों को जिक्र मद्देनजर रखते हुए हम अंतिम पड़ाव पर पहुंचेंगे 1 नवंबर 1966 तक। और इसके अंदर भी हम ये चीज के बारे में जानेंगे कि भाई 1 नवंबर ही तारीख क्यों चुनी गई इस जो हरियाणा और पंजाब के पुनर्गठन के लिए। तो जो ये सारी चीजें होंगी हम इसके तीसरे कालक्रम में पढ़ेंगे, जो होगा 1947 से लेकर के 1966 तक। तो अब तक के लिए इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।